नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का पॉलिटी स्पेशल में। आज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है जिला प्रशासन एवं कलेक्टर की भूमिका। अब यहाँ पर मैंने एमपी पॉलिटी स्पेशल की जगह पॉलिटी स्पेशल क्यों लिखा है, इसका कारण ये है कि ये चाहे कोई भी स्टेट की एग्जाम हो या नेशनल लेवल की एग्जाम हो, जहां पर जिला प्रशासन और कलेक्टर की भूमिका आपके सिलेबस में है, ये लेक्चर और इसके नोट्स जो है आपके लिए पूर्ण रूप से उपयोगी रहेंगे। ना तो आपको इसके लिए किसी नोट्स को अलग से देखने की जरूरत रहेगी, ना तो इसके लिए अलग से आपको लेक्चर्स देखने की जरूरत रहेगी। टेक्निकल वर्ड्स को मैंने इंग्लिश में भी रखा हुआ है, साथ ही साथ इसकी हिंदी और इंग्लिश पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है। शुरुआत करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस लेक्चर को या इस नोट्स को बनाने के लिए हमने सरकारी वेबसाइट्स, ऑथेंटिक जो सरकार पीडीएफ्स जारी करती है, पब्लिश करती है, इन सभी का यूज करके, साथ ही साथ अलग अलग संहिता जो कोर्ट्स रहती है, जैसे मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 है, उसका यूज करके इसको पूर्ण रूप से ऑथेंटिक बनाया हुआ है। कई किताबों का मैंने रेफरेंस देखने की कोशिश करी, नेशनल लेवल पर भी और मध्य प्रदेश लेवल पर भी, तो मैंने ये पाया कि बहुत सारी वहां पर मिस्टेक्स है जो कि आम तौर पर एक एस्पिरेंट्स को समझ में नहीं आएगी, उन्हें ये लगेगा कि यही सही है। तो वो सभी मैंने यहां पर एकदम क्लियर कट करके दिया है आपको। और हम जिला प्रशासन और कलेक्टर की कॉन्सेप्ट, थ्योरी, बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि को शुरुआत से लेकर अंत तक देखेंगे कि किस प्रकार से जिला प्रशासन शुरुआत इस तरह से चलता हुआ आया और आज की इसकी भूमिका क्या है। तो जिला प्रशासन के अंतर्गत हम संभाग तो खैर मैंने अलग से लेक्चर में करवा दिया है, तो वो नहीं कराऊंगा। उप संभाग हम देखेंगे, हम कलेक्टर देखेंगे, हम तहसील देखेंगे, हम विकास खंड देखेंगे, हम कलेक्टर के अंतर्गत एसडीएम देखेंगे, एसडीओ देखेंगे, बीडीओ देखेंगे, पटवारी देखेंगे, ग्राम, हल्का, सर्कल, ए टू जेड। मतलब ये आपका पावर पैक पूरा का पूरा लेक्चर होने वाला है। साथ ही साथ मैं यहां पर आपको यह भी बताऊंगा कि कहां से किस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जय श्री महाकाल। आप हमारे सभी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पर कृपया करके जरूर जुड़ जाएं। आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें और साथ ही साथ हमारे ऐप को भी डाउनलोड करके रखिए, ताकि आने वाले भविष्य में आपको बेहतरीन तरीके से सभी कोर्स प्राप्त हो सके, सबसे कम कीमत पर और सबसे ऑथेंटिक। चलिए बात करते हैं हम जिला प्रशासन के बारे में। और अगर हम जिला प्रशासन की बात कर रहे हैं तो कलेक्टर की भी हम बात करेंगे ही करेंगे। देखिए, आपने देखा होगा कि पूरे देश को कई राज्यों में बांटा गया है, फिर राज्यों को संभाग में बांटा गया है और संभाग के अंतर्गत फिर जिले आते हैं, फिर जिले के अंतर्गत आप उप संभाग या फिर उप जिले भी बोल सकते हो, तहसील, विकास खंड, ग्राम, सर्कल, हल्का, ये सभी रहते हैं। उसके बाद प्रशासनिक सेवाओं के अंतर्गत अगर आप भारतीय प्रशासनिक सेवाओं से बात करें तो कलेक्टर्स आ जाते हैं, जॉइंट कलेक्टर्स आ जाते हैं, एडिशनल कलेक्टर्स आ जाते हैं। अगर हम राज्य प्रशासनिक सेवाओं से बात करें तो एसडीएम, एसडीओ, फिर डेप्यूटी कलेक्टर आ जाते हैं। तो ये सभी किस प्रकार से काम करते हैं ये हमको देखना है। और जहां आप जिला प्रशासन की बात करोगे तो जिला प्रशासन या फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूर्ण रूप से कलेक्टर के अंतर्गत ही कार्य करता है। एडवर्ड ब्लंट नामक एक लेखक या राजनीतिक विचारक है, वो तो सीधा सीधा ये कहते हैं कि कलेक्टर के इतने सारे कार्य है या इतनी सारे उसकी जिम्मेदारियां हैं कि उसकी एक सूची बनाना लगभग असंभव है, क्योंकि कलेक्टर के कार्य परिस्थिति और समय को देखते हुए बदलती रहती है। इसीलिए कलेक्टर के सभी काम देखना बहुत मुश्किल है, बट फिर भी हम देखने वाले हैं। और जब हम जिला प्रशासन की बात करते हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, तो जैसा मैंने आपको बोला, कलेक्टर इसके अंतर्गत मुखिया होता है ना, हेड होता है। इसीलिए ये जीएडी विभाग के अंतर्गत, मतलब जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत काम करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है और ये प्रश्न आपको कभी भी एग्जाम में देखने को आगे मिल सकता है, याद रखिएगा, क्योंकि हर राज्य के अंतर्गत
जिले के अंतर्गत या हर राज्य में एक सामान्य प्रशासन विभाग भी रहता है जिसको जीएडी हम बोलते हैं, और जीएडी बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। इस पर अपन चर्चा बाद में करेंगे जब अपन मंत्रिमंडल और ये सभी देखेंगे। तो सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। तो ये सभी बातें खैर आगे आएगी। अभी हम बात करते हैं, सबसे पहले अगर हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, जिला प्रशासन की बात कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि जिला शब्द क्या है या जिला शब्द कहां से आया है। बहुत महत्वपूर्ण है ये, बेसिक सी बात है जो बच्चे करके नहीं जाते हैं या नहीं करवाई जाती है, और फिर वो बोलते हैं कि ये प्रश्न कहां से आया है ना। तो देखिए, डिस्ट्रिक्ट शब्द की हम बात करें, अगर इंग्लिश में डिस्ट्रिक्ट शब्द की बात करें तो वो लैटिन भाषा के शब्द, क्या नाम है उसका, डिस्ट्रिक्टस, ये शब्द से आया है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये प्रश्न आपको सीधा सीधा देखने को मिल सकता है। डिस्ट्रिक्ट शब्द किस भाषा से आया है, तो लैटिन भाषा से आया है, और ये क्या शब्द था, डिस्ट्रिक्टस शब्द था। और इस डिस्ट्रिक्टस शब्द का मतलब क्या है, न्यायिक प्रशासन के उद्देश्य से बनाया गया क्षेत्र। अब यहां पर न्यायिक क्षेत्र के संबंध में आप कंफ्यूज हो सकते हो। अब चूंकि ये बहुत पुराने समय से ही शब्द आया हुआ है, तो जैसे कलेक्टर पहले निरीक्षक के तौर पर नियुक्त किया गया था अंग्रेज सरकार के समय, जब अंग्रेज थे उस समय पर, फिर निरीक्षक को ही बदलकर कलेक्टर बना दिया गया। तो इसीलिए हम यहां पर न्यायिक शब्द ही यूज करेंगे। जनरली देखें तो प्रशासन के तौर पर हम डिस्ट्रिक्ट शब्द का यूज करते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, है ना। डिस्ट्रिक्ट शब्द का अर्थ अगर हम आज के रूप में देखें, आज के समय के हिसाब से देखें, तो एक प्रशासनिक विभाजन है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है, ताकि किसी राज्य का प्रशासन आसान तौर पर चल सके। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद भी राज्य प्रशासन की मूल इकाई जैसे पहले जिला ही थी, उसी प्रकार से आज भी क्या है, जिला ही है, और उसका महत्व भी लगभग उसी प्रकार से है। तो बहुत महत्वपूर्ण बात है ना। डिविजनल या एडमिनिस्ट्रेटिव विभाजन का मतलब यहां पर क्या है कि एक जिला, एक राज्य है, उसको पहले संभाग में बांटा गया। जैसे मध्य प्रदेश में 10 संभाग है, फिर उन 10 संभाग को जिले दे दिए गए जिससे प्रशासन करना आसान हो सके। अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो अनुच्छेद 233, अब अनुच्छेद 233 जो है ना, डिस्ट्रिक्ट जज से रिलेटेड यहां पर प्रावधान दिए गए हैं। जब हम हाई कोर्ट देखेंगे तो वहां पर आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा, ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। बस यहां पर एक बात याद रखना, जिला शब्द का यूज कहां पर आया है, तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में अनुच्छेद 233 में हम जिले शब्द को देखते हैं भारतीय संविधान में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण शुरुआती स्तर है जो आपको देखना है। डिस्ट्रिक्ट शब्द की उत्पत्ति, डिस्ट्रिक्ट शब्द का वर्तमान में क्या इसका महत्व है, या इसे हम क्या कहते हैं। शुरुआत में ये न्यायिक प्रशासन के संदर्भ में आया था, और आज भी हम देखें तो भारतीय संविधान के अंतर्गत 233 में जिला आता है, लेकिन जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में। हम बात करते हैं ऐतिहासिक इसका क्या क्या विकास हुआ है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट या फिर एवोल्यूशन। मतलब कि भैया जिला जो है, जिले को किस प्रकार से पुराने समय में, मौर्य काल के समय किस प्रकार से था, फिर मुगलों के समय ये किस प्रकार से आया, और मुगलों के बाद फिर स्वतंत्रता मतलब अंग्रेजों के काल में, फिर अंग्रेजों के काल के बाद स्वतंत्रता के समय, और फिर वर्तमान स्थिति। तो अगर हम मौर्य काल के समय की बात करें, प्राचीन काल में, तो राजुक नामक एक अधिकारी होता था जो जिले का संपूर्ण क्या होता था, जिम्मेदारी निभाता था। इसका मतलब क्या है कि मौर्य काल में जो राजुक है ये एक हिसाब से क्या था, कलेक्टर था, है ना। क्या था भैया, कलेक्टर। तो आप इस प्रकार से याद रख सकते हो कि मेरा राजू कलेक्टर, तो मेरा से मौर्य हो जाएगा, राजू से राजुक हो जाएगा, और कलेक्टर मतलब उस समय पर जिले की जिम्मेदारी कलेक्टर की थी। उस समय जिला प्रशासन की अवधारणा क्षेत्रीय प्रशासन की मुख्य इकाई के रूप में स्थित हुई थी। सेम वही बात है आज भी। अगर हम
क्षेत्रीय प्रशासन को देखें तो जिला आता ही है राज्य के अंतर्गत, तो कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि राजुक नामक अधिकारी जिले की संपूर्ण क्या करता था, जिम्मेदारी निभाता था, रेस्पॉन्सिबिलिटी उस पर रहती थी। अगर हम मुगल काल की बात करें तो मुगलों ने जिले को जिला नहीं कहा था, डिस्ट्रिक्ट नहीं कहा था, उसने जिले को सरकार कहा था। और इस सरकार का मुखिया कौन होता था, या तो फौजदार होता था या फिर करोड़ी होता था। ये उस समय पर कलेक्टर के रूप में जिले के संदर्भ में भूमिका निभाते थे। तो बहुत महत्वपूर्ण बात है ये दोनों, जो कि राजुक, फौजदार और करोड़ी मौर्य और मुगल काल के अंतर्गत होते थे। अगर हम ब्रिटिश काल की बात करें, 1000 करोड़ स्टार लगा लेना, यहां से प्रश्न आने की संभावना बहुत ज्यादा रहने वाली है। क्या बोला गया है, तो देखिए आधुनिक जिला प्रशासन, मतलब ये सभी तो पुराने समय की बात है, प्राचीन काल की बात है, मध्य काल की बात है, लेकिन हम आधुनिक काल में जब आए तो आधुनिक काल में जिला प्रशासन की नींव जो है वो वॉरेन हेस्टिंग्स ने रखी थी। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। आधुनिक, याद रखना ये शब्द आना चाहिए, प्रश्न ये आएगा कि आधुनिक जिला प्रशासन की नींव किसके द्वारा रखी गई, तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने रखी। इसने क्या किया था, इसने ये किया कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार मिल गया था किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को 1776 में। ध्यान रखिएगा 1776 में ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार मिल गए, कहां के, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के। लेकिन शुरुआत में काम क्या होता था, प्रारंभ में कंपनी का कार्य इस क्षेत्र तक केवल और केवल राजस्व की वसूली करना था। मतलब जो भी रेवेन्यू प्राप्त हो रहा है इस क्षेत्र को केवल और केवल उनकी वसूली करना था। अगर आप देखोगे कि अंग्रेज भारत में आए थे तो क्या करने आए थे, एक हिसाब से बिजनेस ही करने आए थे। धीरे 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 वो वर्चस्व और ताकत के सहारे हमें गुलाम बना लिए। तो उसी प्रकार से इनका कार्य शुरुआत में तो कम ही रहता है, लेकिन जब इनको फायदे दिखते हैं तो ये अपना कार्य क्या है, बढ़ा लेते हैं। तो 1776 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की क्या मिल गई, दीवानी अधिकार मिल गए, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पूरे के पूरे मिल गए, है ना। एक दीवानी मामला होता है, एक फौजदार मामला होता है, ये सभी बात अपन आगे करेंगे, है ना, आएगा सब। प्रारंभ में कंपनी का काम क्या था, राजस्व वसूली करना। अगर आप देखोगे तो आज के समय भी कलेक्टर का मुख्य कार्य क्या है, तो वो मुख्य कार्य उसका राजस्व वसूली ही करना है। शुरुआत में जो उसका कार्य था वही कार्य उसका आज भी मुख्य रूप से है, लेकिन समय और परिस्थिति के अनुसार उसके कार्य फिर बदलते जाते हैं और बहुत सारे अधिकार कलेक्टर को प्राप्त है। तो प्रारंभ में कंपनी का कार्य केवल राजस्व वसूली था। द्विशासन प्रणाली की हम बात करें तो रॉबर्ट क्लाइव ने द्विशासन प्रणाली की शुरुआत करी थी और उसकी जो है विफल भी रही थी। अगर आपने इंडियन हिस्ट्री पढ़ा है तो, अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आगे अपन शुरुआत करेंगे। जिससे प्रशासनिक अराजकता फैल गई और इस स्थिति को सुधारने के लिए बंगाल के गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग ने निरीक्षक का पद क्या कर दिया, सृजित किया, मतलब बनाया। और यही निरीक्षक आगे चल के क्या बना, कलेक्टर का प्रारंभिक रूप बना था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां पर ज्यादा कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा ऐतिहासिक रूप में इस पर 10 पेज लिखे गए हैं इसी सेंटेंस के ऊपर, लेकिन वो अपने लिए इतने जरूरी नहीं है तो वो मैंने नहीं रखा। तो जब रॉबर्ट क्लाइव की द्वैध शासन प्रणाली विफल हुई तो अराजकता फैली और अराजकता को खत्म करने के लिए ही वॉरेन हेस्टिंग ने क्या कर दिया, अच्छा ये इसके पहले की बात कर रहे हैं हम, है ना। तो निरीक्षक, सुपरवाइजर का पद सृजित कर दिया। अब क्या हुआ कि सुपरवाइजर जो थे, अगर हम थोड़ी सी बात देखें तो सुपरवाइजर थोड़े से भ्रष्टाचारी हो रहे थे। इनके जो लाभ देखते हुए इनकी डिमांड बढ़ गई थी, तो बहुत कुछ कार्य इस बीच में हुए और इसी कारण से आगे चलकर फिर निरीक्षक को क्या कर दिया गया, थोड़े से उसके कार्य बदले गए और कार्य बदलने के बाद उसको कलेक्टर नाम दिया। कैसे दिया तो वो हम आगे देखते हैं। तो क्या याद रखेंगे, वॉरेन हेस्टिंग ने निरीक्षक का पद सृजित कर दिया और यही आगे चलकर कलेक्टर बना। निरीक्षक से कलेक्टर तक की क्या काम हुए, तो निरीक्षक क्या करता था भैया, ये जो वॉरेन हेस्टिंग ने निरीक्षक बनाया था तो भूमि राजस्व की सूची तैयार करता था और वसूली पर नजर रखता था। यही निरीक्षक को काम दिए गए थे और आप देखोगे तो यही से ज्यादातर भ्रष्टाचार फैलता है ना। तो ये इसको दे दिया गया काम। मई 1772 में वॉरेन हेस्टिंग ने निरीक्षक को क्या कर दिया, कलेक्टर नाम दे दिया। 1000 करोड़ स्टार आपको यहां पर लगाना है कि निरीक्षक को
कलेक्टर का नाम किसने दिया? तो वॉरेन हेस्टिंग ने दिया। कब दिया? मई 1772 में। और क्या बोला कि उन्हें राजस्व संग्रह और प्रशासनिक कार्यकारी अधिकार जो है सौंप दिए गए। मतलब राजस्व संग्रह जो था वो तो निरीक्षक को भी अधिकार थे, लेकिन साथ ही साथ जब निरीक्षक को कलेक्टर बनाया गया तो ये बोल दिया गया कि आप प्रशासनिक एग्जीक्यूटिव राइट्स भी आपको हम देते हैं, आपको प्रशासन देखना है जिले के अंतर्गत। क्लियर? 14 मई 1772 को पहली बार कलेक्टर कार्यालय की स्थापना हुई। तो देखा, आप देख सकते हो मई 1772 में निरीक्षक को कलेक्टर तो बनाया। अब जब कलेक्टर बनाया है तो उसका काम केवल और केवल रेवेन्यू कलेक्शन नहीं रहा, उसका काम एग्जीक्यूटिव, सरकार के अंतर्गत, प्रशासन के अंतर्गत एक एग्जीक्यूटिव अधिकार भी उसको दिए गए। और इस कारण से कलेक्टर ऑफिस का निर्माण भी बहुत आवश्यक हो गया। इसलिए 14 मई 1772 में कलेक्टर ऑफिस की पहली बार क्या कर दी गई? स्थापना कर दी गई। और इस प्रकार से धीरे धीरे कलेक्टर जो है मजबूत होते गया। बात करते हैं 1773 और 1781 के समय पर क्या क्या परिवर्तन हुए। अभी तक कलेक्टर बन गए हैं निरीक्षक, कलेक्टर ऑफिस का भी हमने निर्माण कर दिया है, लेकिन आगे क्या हुआ? तो 1773 में कलेक्टर का पद अस्थायी रूप से समाप्त कर दिया गया था। जैसे पुलिस कमिश्नर प्रणाली आपने देखी कि बीच में पुलिस कमिश्नर प्रणाली कई सालों पहले खत्म कर दी गई, फिर बीच में बना दी गई थी। इसी तरह से 1773 में अस्थायी रूप से इसे समाप्त कर दिया। समाप्त करने के पीछे कई कारण दिए जाते हैं, जिसमें मुख्य कारण उस समय, आज के समय की बात नहीं कर रहे हैं, हालांकि आज के समय भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, लेकिन उस समय जब किसी एक व्यक्ति को राजस्व वसूली के अलावा प्रशासनिक इकाई का भी अधिकार दे दिया गया तो वो बहुत पावरफुल हो गया। पावरफुल होने के साथ साथ आप बोल सकते हो कि भ्रष्टाचार भी बहुत ज्यादा हद तक बढ़ने लग गया। इसीलिए ये कहा कि अस्थायी रूप से हम कलेक्टर का पद समाप्त करते हैं 1773 में। ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब बंद किया तो और अधिक अराजकता फैलने लग गई, इसीलिए 1781 में इसे पुनः बहाल किया गया, रिवाइव किया गया और कलेक्टर को फिर से प्रशासनिक अधिकार दे दिए गए। मतलब भैया इस प्रकार से, मतलब आप देखोगे मौर्य काल से लेकर अभी तक के समय में कलेक्टर, निरीक्षक से कलेक्टर बना। उसके बाद 1772 में कलेक्टर पहली बार एक शब्द आया, 1772 के लगभग ही कलेक्टर ऑफिस बनाया, 73 में बंद कर दिया और फाइनली 81 में इसे फिर से वही अधिकार दिए गए जो 1773 के पहले पहले थे। आई होप आपको ये सभी बातें समझ में आ गई होगी। बात करते हैं 1787 में क्या सुधार किया गया। 1787 में कलेक्टर को राजस्व संग्रहण के साथ साथ, क्योंकि आपको पता है रेवेन्यू कलेक्शन तो शुरुआत से ही था, फिर प्रशासनिक अधिकार भी दिए गए, साथ ही साथ में न्यायिक और मजिस्ट्रेट शक्तियां भी दे दी गई। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ना, अत्यधिक महत्वपूर्ण पॉइंट है। आगे फिर शक्तियों का पृथक्करण के कारण इनको ये अधिकार हटा भी दिए जाते हैं, वो सभी अपन देखेंगे। तो क्या कर दिया गया 1787 में? प्रमुख सुधार करके इनको न्यायिक और मजिस्ट्रेट वाली शक्तियां भी प्राप्त हो गई। बहुत महत्वपूर्ण। अब किसी को मजिस्ट्रेट और समझ में नहीं आए तो अपन हाई कोर्ट देखेंगे, हाई कोर्ट के अंतर्गत सबऑर्डिनेट कोर्ट्स देखेंगे, सब चीजें देखेंगे जो कि आपको पता चलेंगी। क्लियर? बात करते हैं 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कुछ सुधार किए, है ना। इन्होंने क्या करा कि 1793 में सेपरेशन ऑफ पावर्स लागू किया। सेपरेशन ऑफ पावर्स लागू करने का मतलब क्या है कि भैया शक्तियों का पृथक्करण करना, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। आप देखिए, इस नीति के अंतर्गत कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक किया गया। यही सेपरेशन ऑफ पावर है। देखिए, एक होती है विधायिका, एक होती है कार्यपालिका, एक होती है न्यायपालिका, है ना। जुडिशरी हम बोल सकते हैं, एग्जीक्यूटिव बोल सकते हैं, और उसके हम बाद फिर लेजिस्लेचर भी बोल सकते हैं। मतलब कि कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग होनी चाहिए, एक साथ नहीं होना चाहिए। और कलेक्टर केवल फिर कार्यपालिका से संबंधित ही प्रशासनिक दायित्व तक सीमित रहा, जबकि न्यायिक कार्य क्या कर दिए गए? जिला न्यायाधीश, डिस्ट्रिक्ट जज को सौंप दिए गए।
कुल मिला के यहां पर 1787 में इनको न्यायिक और मजिस्ट्रेट दिए तो गए अधिकार, लेकिन जब लॉर्ड कॉर्नवालिस आए तो उन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर्स के तहत इन्हें इस तरह के जो पावर्स है हटा दिए गए। क्लियर है बात। इस तरीके से कलेक्टर अभी क्या हो रहा है, वर्तमान तक की स्थिति में आ रहा है। 1829 संभागीय राजस्व आयुक्त, ये मैं आपको अलग से संभाग और संभाग आयुक्त के बारे में कंप्लीट डिटेल बता चुका हूं। आई बटन पर क्लिक करके आप देख लीजिएगा, बहुत ही शानदार तरीके से वहां पर समझाया हुआ है, सेम पृष्ठभूमि के साथ वर्तमान तक की स्थिति, कौन कैसे क्या काम करता है ना। तो ये अपन वहां पर देख चुके हैं कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने संभागीय राजस्व आयुक्त की नियुक्ति करी थी, है ना, ये सब हम देख चुके हैं, तो इसको हम ज्यादा इस पर फोकस नहीं करेंगे। बस इतनी बात याद रखना है कि संभागीय आयुक्त की नियुक्ति जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में की थी। 1861 का पुलिस अधिनियम जो है इसकी बात करते हैं। तो प्रत्येक राज्य में पुलिस महानिरीक्षक, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है, ठीक है। इस अधिनियम के तहत जिला पुलिस अधीक्षक कानून व्यवस्था के मामले में जिला अधिकारी के अधीन कार्य करता था। यही परंपरा आज तक बनी हुई है, ये भी आपको बहुत अच्छे से पता है। अगर हम बात करें जिला पुलिस अधीक्षक की, है ना, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी, जिसको हम किसी जिले का सर्वोच्च, किसी डिस्ट्रिक्ट का क्या बोलते हैं, सर्वोच्च पुलिस अधिकारी बोलते हैं। किसी राज्य का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी डीजीपी होता है ना, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। उसी प्रकार से किसी जिले का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी कौन होता है, एसपी होता है, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसे हम आम भाषा में कप्तान भी कहते हैं किसी जिले का, ठीक है, क्या कहते हैं, कप्तान, है ना, कप्तान साहब। तो इस प्रकार से तो क्या करता है पुलिस अधीक्षक, ये काम करता है कलेक्टर के साथ, या फिर हम बोल सकते हैं कलेक्टर के साथ साथ। आपने देखा होगा कई कलेक्टर गए हैं तो उनके साथ पास में एसपी भी रहते हैं, तो वो सभी चीजें होती है, तो इसमें बहुत ज्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम 1857 से 1947 तक के बीच में बात करें तो भैया कलेक्टर सरकार का वास्तविक प्रतिनिधि बना रहा, है ना, आज भी वही काम है। अब क्या क्या काम है, कानून व्यवस्था, न्याय, राजस्व, सिंचाई, सर्वेक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, डाकतार, सभी की सभी उत्तरदायित्व लगभग कलेक्टर को थी। इसीलिए एडवर्ड ब्लंट कहते हैं कि कलेक्टर की जो सूची है या कलेक्टर के कार्यों की सूची इतनी लंबी है कि उसकी सूची देना, पूर्ण रूप से उसके कार्य बताना लगभग असंभव है। समय और परिस्थिति के अनुसार उनके काम बदलते रहते हैं। तो आप 1857 से 1947 तक जो देखते आ रहे हैं वो आज भी आपको देखने को मिलता है, और आज तो कई ज्यादा अधिकार इन्हें प्राप्त हो चुके हैं, ठीक है। कलेक्टर पद का कानूनी एवं संवैधानिक आधार, अभी तक तो हम कलेक्टर की क्या क्या उसमें डेवलपमेंट हुए, क्या क्या इवोल्यूशन हुए, ये सभी देखें, लेकिन कानूनी और संवैधानिक आधार क्या है कोई अगर कलेक्टर के पद पर है तो, है ना। तो देखिए कलेक्टर पद की उत्पत्ति 1772 में हुई थी, ये हम देखकर आ चुके हैं किसने करी थी, बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 311 संविधान का, जब अनुच्छेद 311 देखते हैं हम, तो भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के पद को सुरक्षा दी गई है। इसमें जब अपन आयोग देखेंगे तो वहां पर ये मैं आपको करवाऊंगा, हालांकि वो पहले भी करवा चुका हूं मैं। ये केंद्र सरकार की अनुमति के बिना ना तो निलंबित हो सकते हैं और ना ही अपने पद से हटाए जा सकते हैं। मतलब यहां पर इनको अपने पद की सुरक्षा दी गई है। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं देखना है इसको, क्योंकि जब अपन संवैधानिक आधार पर देखेंगे तो वहां पर ये सब टॉपिक अपने आप समाप्त हो ही जाएंगे, है ना। तो इनको बस याद रखिएगा यहाँ पर कि जो कलेक्टर पद है इसको संवैधानिक सुरक्षा कौन सा संविधान के अनुच्छेद के तहत दी गई है, तो 311। कलेक्टर पद का विकास और परिवर्तन, तो लगभग जो हम देख कर आए हैं वही सब चीजें हैं इसमें, है ना। 1772 से लेकर वर्तमान समय तक कलेक्टर पद में कई सारे परिवर्तन हुए। जैसे ब्रिटिश काल में इसका मुख्य कार्य क्या था, राजस्व वसूली और कानून व्यवस्था था, है ना। स्वतंत्र भारत में यह पद विकास, लोकतंत्र और विकेंद्रीकरण से जुड़ गया। मतलब लगभग सभी कार्य जिले के अंतर्गत
कलेक्टर के अधीन ही हो गए। कलेक्टर अब न केवल राजस्व अधिकारी है, जैसे कि शुरुआत में इसको राजस्व अधिकारी के तौर पर ही नियुक्त किया गया था, तो राजस्व अधिकारी तो आज भी है, मुख्य काम राजस्व कलेक्शन ही है, ये बात आपको ध्यान रखना है, प्रश्न आ सकता है आपको। लेकिन साथ ही साथ अब जन कल्याण योजना का कार्यान्वयन भी इन्हें सौंप दिया गया है। कौन कौन से कैसे कैसे कार्य है वो सब अपन आगे देखेंगे। भारत के दैनिक प्रशासन का केंद्र की बात करें तो भारत के दैनिक प्रशासन का केंद्र जिला कलेक्टर है। भारत के दैनिक प्रशासन का मतलब क्या है कि भारत में राज्य के अंतर्गत मेन तो जिला ही है और जिले का मुखिया तो भैया कलेक्टर ही है, इसलिए यहां पर बोल दिया गया कि ये केंद्र है। यह अधिकारी जिले के प्रशासनिक संगठन का प्रमुख होता है। भारत में प्रत्येक राज्य विभिन्न आकार प्रकार के जिलों में विभाजित है और हर जिले का मुखिया यही अधिकारी होता है। जैसे अगर हम बात करें कि सॉरी हर राज्य में, एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं, हर राज्य में भारत में हर राज्य के अंतर्गत पंचायत व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। अब पंचायत व्यवस्था का प्रावधान किया गया है तो वहां पर जनपद पंचायत या नीचे की बात करें ग्राम पंचायत जो होती है वहां पर उनके नाम अलग अलग होते हैं। इसी प्रकार से यहां पर भी जब हम नीचे लेवल पर आएंगे तो वहां पर भी परिवर्तन अपने नाम के होते रहते हैं, वो डिपेंड करता है राज्य के ऊपर। लेकिन अगर हम पूर्ण रूप से देखें तो भारत के अंतर्गत कोई भी राज्य हो उसके अंतर्गत कलेक्टर एक ही नाम है और एक ही पद रहता ही रहता है, ये कभी चेंज नहीं हुआ है। तो यही हर जिले का मुखिया होता है चाहे राज्य कोई भी हो। तो जिला अधिकारी की भूमिका और महत्व की बात करते हैं। यहां से प्रश्न कॉमन सेंस वाले आएंगे, इनको याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस एक बार रीड कर लेना, क्योंकि प्रश्न ऐसा आ सकता है निम्न में से क्या कलेक्टर की भूमिकाएं हैं और महत्व है। ठीक है, तो 3 ऑप्शन दे देंगे और उपरोक्त सभी आ जाएगा, तो वो फिर आपको कोई दिक्कत वहां पर नहीं होने वाली है ना। तो जिला अधिकारी जिला प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता है। यह पद न केवल ऐतिहासिक महत्व रखता है बल्कि आज भी नागरिकों के सत्ता मूर्त का प्रतीक है। मतलब कि आपने देखा होगा कि आज भी कलेक्टर जो है जनसभा करते हैं, एक दिन जो है कलेक्ट्रेट में कलेक्टर बैठता है और आम जनता की शिकायतें सुनता है, कार्य सुनता है और फिर उस पर अमल करवाता है ना। तो जिला अधिकारी की भूमिका और महत्व बहुत है, जो मैं आपको बता चुका हूं। सर एडवर्ड ब्लंट जो है ना, तो ये आईसीएस ही थे, इंडियन सिविल सर्विसेज के अंतर्गत ही अधिकारी भी थे। तो जिला अधिकारी के इतने विविध कर्तव्य है जो कि मैं आपको बता चुका हूं, असंभव है इनकी सूची देना। जिला अधिकारी को निम्न विशेषण से भी जाना जाता है, निम्न नाम से भी जाना जाता है, ऐसा भी बोल सकते हो, किंगपिन ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब किसी जिला प्रशासन का सबसे बड़ा अधिकारी या सबसे बड़ा मुखिया, इसको किंग पिन भी बोला जाता है। इसको डायरेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट गवर्नेंस भी बोला जा सकता है। साथ ही साथ है इसे स्मॉल नेपोलियन, है ना। अब ये स्मॉल नेपोलियन आज के समय में तो हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ब्रिटिश काल में अत्यधिक शक्तियों के कारण, क्योंकि नेपोलियन जो है उसे बहुत ज्यादा शक्तियां प्राप्त थी, तो उसी प्रकार से ब्रिटिश काल में, अब देखो अभी तो हम कई सालों से 50 सालों से जानते हैं कि कलेक्टर की ये सभी भूमिका है, तो हमारे लिए बहुत नया नहीं है। लेकिन जब कलेक्टर बने थे, कलेक्टर का पद सृजित हुआ था निरीक्षक के बाद, तो उस समय अचानक इनको कई सारी शक्तियां प्राप्त हो गई थी, इसलिए बीच में बंद भी करना पड़ा था अस्थायी तौर से। इसीलिए उसी समय ये विशेषण कलेक्टर के लिए प्रयुक्त होने लगा कि स्मॉल नेपोलियन भी कलेक्टर को बोला जाता है ना। कुछ विद्वान हैं जो विद्वान कलेक्टर के बारे में कुछ बातें बोलते हैं, जैसे एस खेड़ा जो है ये बोलते हैं जिला प्रशासन सरकारी कार्यों का पूर्ण प्रबंधन है, यह लोक प्रशासन का वह भाग है जो जिले की सीमा में कार्य करता है। प्रश्न आ सकता है, हालांकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की पेपर दे रहे हो तो वहां पर ये कथन बहुत आते हैं, तो उनके लिए महत्वपूर्ण है, बाकी एग्जाम के लिए इतने ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बट फिर भी आप करके जाइएगा। फिर एडवर्ड ब्लंट ही बोलते हैं एक और बात कि कलेक्टर वह व्यक्ति है जो सरकार की इच्छा को जिले में साकार करता है। तो बहुत कितना अच्छा शब्द बोला, सरकार और साकार। तो कलेक्टर वह व्यक्ति है जो सरकार की इच्छा को जिले में साकार करता है, ये कुछ विद्वानों के मत है। ठीक है, जिला प्रशासन के मुख्य कार्य हम देखते हैं, मतलब
जो पब्लिक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या क्या काम करती है। तो बहुत ही कॉमन है, बस आप इसे एक बार रीड कर लेना, इसमें कुछ भी ऐसा बहुत ज्यादा नहीं है जो आपको समझ में ना आए, है ना। आप जो मन में सोच सकते हो वो सभी जिला प्रशासन के काम है। कैसे? शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखना, समझाने की आवश्यकता नहीं है। भू अभिलेखों का संधारण तथा राजस्व की प्राप्ति, मतलब कहीं से भी रेवेन्यू प्राप्त हो रहा है तो उसको प्राप्त करना, है ना। भू अभिलेख मतलब लैंड रिकॉर्ड्स जो है कि कौन सी भूमि सरकारी है, कौन सी भूमि जंगल की है, कौन सी पट्टे पर दी गई है, किस प्रकार से, तो ये सभी के सभी इनकी क्या करना, रिकॉर्ड्स रखना। रसद एवं आपूर्ति व्यवस्था, मतलब यहां पर क्या बोल रहा है, सप्लाईज और कमोडिटीज जो है उनको सही तरीके से पहुंचाना। जैसे कहीं पर इमरजेंसी हो गई तो वहां पर रसद आप किस प्रकार से पहुंचाओगे, उनकी जरूरत के आधार पर उनको संसाधन किस प्रकार से पहुंचाओगे, जिला प्रशासन के कार्य है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, बिजली, यातायात, इन सभी की व्यवस्था करना। विकास योजनाओं का निर्माण करना और साथ ही साथ उनको इंप्लीमेंट करना, क्रियान्वयन करना। विभिन्न चुनावों का संचालन करना। अब जिला प्रशासन के अंतर्गत चुनावों का जब संचालन होगा, निर्वाचन आयोग के अंतर्गत ही सब होगा, लेकिन करेंगे तो फिर जिला प्रशासन के अंतर्गत आप देखोगे तो कलेक्टर ही मुख्य हो जाता है यहाँ पर, है ना। आपदा प्रबंधन, कहीं पर आपदा आ गई है तो वहां पर राहत कार्य करना। जनता एवं सरकार के बीच समन्वय स्थापित करना, इसीलिए सामान्य प्रशासन विभाग कार्य करता है इसके अंतर्गत। पंचायती राज संस्थाओं से समन्वय, कोऑर्डिनेशन जमाना, जन शिकायतों का निवारण करना, ये सभी जिला प्रशासन के मुख्य कार्य है। और अगर ये जिला प्रशासन के मुख्य कार्य है, इसका मतलब ये कलेक्टर के भी मुख्य कार्य हो जाते हैं। इन सभी कार्यों का सर्वोच्च उत्तरदायित्व कौन है? कलेक्टर को प्राप्त है, क्योंकि अब ये कौन करेगा, जिला प्रशासन के अंतर्गत कलेक्टर को दे दिया गया है कार्य कि आपको ये सब करना है। अब वो अपने सबऑर्डिनेट्स के माध्यम से ये सभी काम करवाता है, ठीक है। जिला कलेक्टर के कार्य और शक्तियों की बात हम करते हैं, है ना। अब जिला कलेक्टर की बात कर रहे हैं तो वो जिला प्रशासन के भी कार्य हो जाएंगे, लेकिन इसकी भूमिका क्या है और महत्व क्या है ये हम देख लेते हैं। तो भूमिका की बात करें तो जिला कलेक्टर जिला प्रशासन का प्रमुख अधिकारी, सबको पता है। यह पद एक साथ राजस्व अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट, आपदा प्रबंधन प्रमुख, है ना, विकास योजनाओं का कार्यान्वयन अधिकारी और सरकार का प्रतिनिधि होता है। मतलब हर एक कार्य इन्हें दिए गए हैं, जो कि मैंने आपको बताया। कलेक्टर को अक्सर राज्य सरकार का जिला स्तर पर चेहरा कहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए आपने देखा होगा कि किसी जिले के अंतर्गत एक कलेक्टर अगर बहुत अच्छा कार्य करता है तो वो थोड़े लंबे समय तक वहां टिका रहता है, क्योंकि कलेक्टर जैसा काम करेगा लोग सरकार को उसके अनुसार जानेंगे। लेकिन कहीं पर अगर कलेक्टर सही तरीके से काम नहीं किया है तो सरकार की मजबूरी हो जाती है उसका ट्रांसफर करने की। तो अब कलेक्टर का ट्रांसफर कैसे होता है, इनकी नियुक्ति कैसे होती है, इनको पद से कैसे हटाया जा सकता है, ये सब काम अभी यहाँ पर अपन नहीं देखेंगे। ये सब काम अपन जब लोक सेवा आयोग पढ़ेंगे तब वहां पर कवर होगा, है ना। तो ये चेहरा होता है। राजस्व प्रशासन से जुड़ी शक्तियां, तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया है, ये प्रश्न सीधा सीधा आपसे एग्जाम में आ सकता है कि कलेक्टर पद की नियुक्ति या कलेक्टर पद का सृजन मुख्य रूप से किस कार्य के लिए हुआ था। तो याद रखना, राजस्व संग्रहण, ये सीधा सीधा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो राजस्व संग्रह रेवेन्यू कलेक्शन हेतु स्थापित हुआ था और आज भी उसका मेन काम तो यही है। राजस्व अधिकारी या रेवेन्यू ऑफिसर ही बोलते हैं इसको। रेवेन्यू ऑफिसर देखो आरओ भी होते हैं, है ना, इनकी भी एग्जाम्स होती है, यूपी में तो हर साल होती है। लेकिन ये सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी होता है, फिर उसके अंदर सबऑर्डिनेट्स होते हैं, है ना। बात करते हैं क्या क्या मुख्य राजस्व से संबंधित कार्य है। रेवेन्यू के अंतर्गत अगर हम कार्य देखें तो क्या क्या है, तो भैया फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जो कार्य आप सोच सकते हो वो सभी के सभी कार्य यहां पर हो सकते हैं। ये यहां पे है ना, ध्यान रखना। तो भूमि राजस्व की वसूली, ऋण का वितरण और पुनर्प्राप्ति, भू अभिलेख, ग्रामीण ऋण एवं बकाया करों की वसूली, भूमि अधिग्रहण, भूमि सुधार, कृषि हितों की देखरेख, फसलों से संबंधित राहत व्यवस्था, बाढ़, सूखा, आग, जितनी भी प्राकृतिक आपदा आए तो उसमें फसल की किस प्रकार से क्षति हुई है उसका असेसमेंट करना, मूल्यांकन करना, सरकार को बताना, ताकि सरकार क्या कर सके कि उसमें
जो उसके जिससे जिन किसानों को नुकसान हुआ है उनको लाभार्थी के रूप में पहचान कर उनको फायदा दे सके। कोषागार, ट्रेजरी और ट्रेजरर की देखरेख करना, स्टाम्प अधिनियम, पुनर्वास अनुदान, सरकारी संपत्तियों का प्रबंधन, राजस्व अपील, भूमि त्रुटियों से उत्पन्न क्षतिपूर्ति, राज्य उत्पाद शुल्क अधिनियम, ये सभी के सभी कार्य राजस्व से संबंधित कलेक्टर को होते हैं। अब फिर से रिपीट कर रहा हूं, कॉमन सेंस है ना, एकदम कॉमन सेंस वाला प्रश्न आएगा यहां से। मैं रिपीट कर रहा हूं, इसको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस रीड कर लेना, काम आपका बन जाएगा। ना तो इसको एज इट इज उतारना, शॉर्ट नोट्स क्लास में आपको बनाना आना चाहिए। जहां पर मैं बोल रहा हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न आ सकता है, ऐसी चीजों को नोट करो और इनको प्रिंट आउट निकाल कर बढ़िया पढ़ लो। ये सभी काम कौन करता है? कलेक्टर करता है। और कलेक्टर की सहायता के लिए फिर यहाँ पर एडिशनल कलेक्टर्स भी होते हैं जो उनके साथ काम करते हैं, है ना। बात करते हैं कानून और व्यवस्था, तो कलेक्टर जिला मजिस्ट्रेट के रूप में कानून और व्यवस्था का सर्वोच्च उत्तरदायित्व रखता है, इसलिए इसको डीएम भी बोला जाता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, है ना। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की अगर हम बात करें तो स्वतंत्रता से पूर्व कलेक्टर को कार्यकारी मजिस्ट्रेट और न्यायिक मजिस्ट्रेट दोनों की शक्तियां प्राप्त थी, जो कि अपन देख कर आए हैं। फिर शक्ति स्वतंत्रता के बाद अनुच्छेद 50 के अंतर्गत कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण होता है, जो कि अपन देखते हैं। अब कलेक्टर केवल कार्यपालिका के प्रमुख के रूप में कार्य करता है, जबकि न्यायिक कार्य जिला न्यायाधीश करता है। तो ये ध्यान रखना है आपको, है ना, कार्यकारी मजिस्ट्रेट और न्यायिक मजिस्ट्रेट, यहाँ पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य नहीं करता है, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट के रूप में ये कार्य जरूर करता है। तो इसमें आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है खुद में कि क्या क्या इसमें अंतर था। पहले इनको दे दी गई थी मजिस्ट्रेट, जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां दी गई थी, जो कि मैंने आपको बताया था। फिर शक्तियों का पृथक्करण के द्वारा कॉर्नवालिस ने इसको अलग किया। अब कॉर्नवालिस के समय तो अनुच्छेद 50 नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने दिमाग से ही सेपरेशन ऑफ पावर्स करके अलग अलग किया था। फिर स्वतंत्रता के बाद जब संविधान लागू हुआ तो अनुच्छेद 50 में शक्तियों का पृथक्करण है ही सही। तो कलेक्टर जिला मजिस्ट्रेट के रूप में जरूर कार्य करता है, लेकिन जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य नहीं करता है ना। अब प्रमुख दायित्व और क्या क्या है? तो जिले में कानून व्यवस्था शांति बना के रखना, है ना, जो भी इनके नीचे के मजिस्ट्रेट है उनका निरीक्षण करना कि सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और अन्य विशेष अधिनियम के तहत गिरफ्तारी, निरोध, ये सभी कार्य करना, है ना। प्रिवेंशन डिटेंशन का नाम आपने सुना होगा। वार्षिक आपराधिक रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजना, ये सभी कार्य इनके रहते हैं। अब ये भी बहुत कॉमन सेंस की बात है कि कलेक्टर अकेले तो ये काम नहीं करेगा, इसलिए अलग अलग पदों पर अलग अलग नियुक्ति होती है। जैसे तहसीलदार होते हैं, बीडीओ होते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं, एसडीएम होते हैं, एसडीओ होते हैं, पटवारी होते हैं, है ना। पटवारी के बाद डेप्यूटी कलेक्टर होते हैं। बहुत सारे पद यहाँ पर सृजित किए जाते हैं। शायद उन्हीं की एग्जाम के लिए आप पढ़ रहे हो, डिपेंड करता है किस किस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, ठीक है। और क्या दायित्व है? लाइसेंस से संबंधित शक्तियां, जैसे किसी शराब के ठेके के लिए लाइसेंस देना है, होटल के लिए, विस्फोटक के लिए, पेट्रोलियम के लिए, तो ये सभी सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत ही इनके परमिशन के लिए, परमिट के लिए चीजें जाएगी, कलेक्टर देखेगा, है ना। स्थानीय निकायों की निगरानी करना, साथ ही साथ जिले की पुलिस को नियंत्रित करना बहुत महत्वपूर्ण बात है। वन योजनाओं का अनुश्रवण, ये पॉइंट पढ़ने के लिए आप जरूर पढ़िएगा संभाग आयुक्त, है ना, बहुत महत्वपूर्ण है बात। गंभीर स्थिति में सशस्त्र बलों की सहायता बुलाना, फैक्ट्रीज एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट के प्रावधान लागू करना, मनोरंजन कर अधिनियम, प्रेस अधिनियम से रिलेटेड काम करना, सरकारी याचिकाओं, शिकायतों और रिपोर्टों का क्या करना? निपटान करना। तो आप देख रहे होंगे कि लगभग कोई भी कार्य नहीं छूटा है। इस कार्य में कलेक्टर की सहायता कौन करेगा? जिले का पुलिस अधीक्षक, है ना, जो कि हम एसपी बोलते हैं। आपदा प्रबंधन एवं राहत कार्य, कॉमन सेंस लगा सकते हो, पढ़ने की ही आवश्यकता नहीं है ना। आपदा जोखिम को कम करने हेतु शुरुआत से ही प्लानिंग करना कि वो आपदा अगर आए तो बहुत नुकसान ना हो। बाढ़, सूखा, भूकंप अगर ऐसा कुछ आ जाए तो तुरंत राहत प्रदान करना। सरकार को स्थिति का रिपोर्ट भेजना कि क्या स्थिति उस समय है। राहत की मात्रा, राशि, वितरण किस प्रकार से
जो है वहां पर डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, वो सभी देखना। राहत कार्यों के लिए प्रशासनिक शाखाओं को निर्देश देना कि ये काम आपको करना है ना। आपदा के समय सरकार अधिकांशतः कलेक्टर के आकलन पर ही निर्णय लेता है ना, क्योंकि जो कलेक्टर बोलेगा ऐसे समय पर वही सब चीजें होंगी। और आप देखेंगे कि संभाग पुलिस कमिश्नर प्रणाली जब बनी थी तो पुलिस कमिश्नर प्रणाली में यही सब चीजों की तो समस्याएं हो रही थी। तो आप जरूर देखिएगा, आपका दिमाग वहां पर एकदम खुलेगा कि किस प्रकार से पुलिस प्रणाली काम करती है। पुलिस कमिश्नर प्रणाली पहले थी तो हटाई क्यों गई, और आज के समय में पुलिस कमिश्नर प्रणाली जैसे इंदौर और भोपाल में तो किस प्रकार से काम करती है, बहुत आपको आनंद आएगा उसको देखकर, है ना। विकासात्मक प्रशासन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत कलेक्टर की क्या क्या भूमिकाएं रहती है। तो स्वतंत्रता के बाद योजना प्रणाली लागू होने से कलेक्टर की भूमिका केवल राजस्व अधिकारी तक ही नहीं रही, बल्कि विकास कार्य का एक नोडल अधिकारी बनकर भी वो कार्य करता है। नोडल ऑफिसर का मतलब क्या है, जैसे मैं बोल रहा हूं कि संबंधित योजना, एक योजना है ट्राइब से रिलेटेड, तो इसकी नोडल विभाग कौन सा होगा, मतलब मुख्य विभाग कौन सा होगा, तो भैया ट्राइब्स जनजाति से संबंधित विभाग। महिला से रिलेटेड कोई योजना है तो उसका नोडल विभाग कौन सा होगा, डिपार्टमेंट कौन सा होगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो उसी प्रकार से विकासात्मक प्रशासन के अंतर्गत सरकार का मुखिया या नोडल ऑफिसर कौन है, तो कलेक्टर ही है। क्या क्या काम करेगा, जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों का पदेन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये याद रखिएगा, यहां पर आप इसको जरूर याद करके जाइएगा। सीधा प्रश्न आ सकता है, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी जो है इसका अध्यक्ष DRDA भी आ सकता है। इसका अध्यक्ष कौन होता है, इसका फुल फॉर्म भी आ सकता है डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, तो अध्यक्ष होता है। पदेन अध्यक्ष का मतलब यहां पर क्या है, एक्स ऑफिशियो का मतलब, एक्स ऑफिशियो का मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति जो कलेक्टर बना उस जिले का, वो अपने आप क्या बन जाएगा, DRDA का पदेन अध्यक्ष बन जाएगा, है ना। जिला योजना समिति का भी क्या रहता है, ये अध्यक्ष रहता है। ये दोनों याद रखिएगा, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, सामाजिक कल्याण, उद्योग, जितनी भी चीजें सोच सकते हो उन विभागों की बैठकों को संचालित करना भी इसका काम है ना। 73वां संविधान संशोधन 92, पंचायती राज अधिनियम 93-94 के बाद विकासात्मक भूमिकाएं आंशिक रूप से स्थानीय निकाय को हस्तांतरित हुई है, फिर भी कलेक्टर समन्वय अधिकारी बना हुआ है। यहां पर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कार्य अब निचले स्तर पर, ग्राम स्तर पर, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, तो वहां पर काम कैसे होता है, बॉटम टू टॉप होता है, ठीक है। मतलब ग्राम स्तर पर ग्राम सभा को कई सारे अधिकार दिए गए हैं अपने अपने क्षेत्र के अंतर्गत, है ना। तो बहुत सारी हस्ता क्या सत्ता, बहुत सारी पावर्स जो है स्थानांतरित हुई है उन्हें, लेकिन फिर भी मुखिया तो कलेक्टर ही है ना, ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। निर्वाचन एवं जनगणना से संबंधित कार्य, यह प्रश्न सीधा आ सकता है आपको कि किसी जिले का मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन होता है, तो कलेक्टर होता है। 1000 करोड़ स्टार यहां पर लगा दीजिएगा। लोकसभा, विधानसभा, पंचायत चुनाव का आयोजन इनके अंडर में होता है, क्योंकि यही चीफ रिटर्निंग ऑफिसर हो जाते हैं। निर्वाचन प्रक्रिया की निगरानी, सुरक्षा सभी सुनिश्चित करना इनका काम है। जनगणना अधिकारी के रूप में प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना कराना। अब ये तो कॉमन सेंस आपको होना चाहिए ना, अगर आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो तो, कि निर्वाचन आयोग कराएगा। निर्वाचन आयोग के अंतर्गत फिर हर जिले में किसी अधिकारी को तो नियुक्त करना है, तो उसका जो कार्य है वो कलेक्टर का रहेगा, इसलिए यहां पर ऐसा बोला गया है ना। नागरिक आपूर्ति एवं नियंत्रण, सिविल सप्लाईज एंड कंट्रोल सिस्टम में किस प्रकार से काम करेगा, तो कलेक्टर जिले का मुख्य नागरिक आपूर्ति अधिकारी होता है। ये प्रश्न भी आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल आ सकता है, बाकी सब कॉमन सेंस है। आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और वितरण करना, है ना। आवश्यक वस्तु अधिनियम और संबंधित आदेशों को लागू करना, है ना। सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसको हम PDS भी बोलते हैं, राशन की दुकान, कंट्रोल की दुकान, है ना, उनका क्रियान्वयन, निगरानी करना। बढ़ती कीमतों व कमी की स्थितियों में आपूर्ति नियंत्रण एवं समान वितरण सुनिश्चित करना। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के जिला स्तर के कार्यों की देखरेख। तो सब कॉमन सेंस है ना, यहाँ पर कुछ भी ऐसा समझाने जैसा नहीं है। औपचारिक व नयाचारिक कार्य क्या है, यहाँ पर सेरेमोनियल और प्रोटोकॉल एक्टिविटीज इनकी क्या क्या होगी। प्रोटोकॉल रहता है ना कि अगर कोई मुख्यमंत्री आ रहा है तो किस प्रकार का प्रोटोकॉल निभाना है, ये सभी नयाचारिक बोलते हैं इसको। राष्ट्रीय पर्व पर
ध्वजारोहण करना, जैसे स्वतंत्रता दिवस पर, है ना, फिर उसके बाद रिपब्लिक डे पर ध्वजारोहण किसी जिले में कौन करता है, कलेक्टर करता है किसी एक जगह पर। मंत्री और विशिष्ट व्यक्तियों जो भी वीआईपी आ रहे हैं उनके स्वागत की व्यवस्था, है ना, सभी काम। जिला स्तर के समारोह पर राज्य सरकार का ये आधिकारिक प्रतिनिधित्व होता है। जैसे कहीं मान लो कि G20 की बैठक हुई भोपाल में, अब भोपाल में हुई तो भोपाल एक जिला है तो खैर अलग मंत्री और मुख्यमंत्री और ये सब तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन जिले का प्रतिनिधित्व तौर पर कलेक्टर भी वहां पर रहेगा। राज्यपाल के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना, कब, विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों में। जनजातीय क्षेत्र में मैं आपको पैसा अधिनियम में बहुत अच्छे से समझा के आया हूं, है ना, उसको देखिएगा। समन्वय एवं निगरानी कार्य, कोऑर्डिनेशन एंड सुपरविजन ड्यूटीज, बहुत कॉमन सेंस है। जिले के सभी विभाग चाहे राजस्व, पुलिस, विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के बीच में समन्वय स्थापित करना, क्योंकि अगर विभागों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा तो फिर काम कैसे चलेगा, इसलिए कोऑर्डिनेशन जमा के रखना। जिला सूचना विज्ञान केंद्र जो है एनआईसी की देखरेख करना, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। अधीनस्थ अधिकारी मतलब जो भी सबऑर्डिनेट्स कोर्ट सबऑर्डिनेट्स ऑफिसर्स होते हैं कलेक्टर के अंतर्गत ही सब रहते हैं, तो उनकी देखरेख करना कि वो सही तरीके से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। कार्मिक प्रबंधन से जुड़े मामलों का निपटारा करना, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रशासनिक समितियों की अध्यक्षता जिनसे स्थानीय समस्या और नीतिगत क्रियान्वयन का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त हो। तो सबके सब बहुत कॉमन सेंस वाले हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है यहां पर जो आपको समझ में ना आए। बात करते हैं अन्य विविध कार्य, इसके अलावा क्या क्या कार्य रहते हैं। सामाजिक सुरक्षा, वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, छात्रवृत्ति, लाइसेंस प्रदान करना, नागरिक रक्षा, सैन्य बल, सैनिकों व सेवा कर्मियों का कल्याण, स्थानीय निकायों पर नियंत्रण, आवश्यकता अनुसार उनके प्रस्ताव निरस्त करना। मतलब इसीलिए एडवर्ड ब्लंट की बात अब आपको समझ में आ रही होगी, क्यों बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं। कलेक्टर की कार्य की सूची इतनी लंबी है कि उन्हें एक साथ देना लगभग असंभव है। स्थान, समय और आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जिला स्तर के नीचे का प्रशासन, तो यहां पर ये तो हमारा हो गया जिला प्रशासन और कलेक्टर का लगभग काम खत्म। लेकिन जिला स्तर के नीचे किस प्रकार से कार्य होता है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट यहां से आ सकता है और यहीं पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है ना। तो जिला स्तर के नीचे का प्रशासन किस हिसाब से होगा, यहां पर संभाग की बात नहीं करें क्योंकि संभाग तो जिले से ऊपर का प्रशासन हो गया। ये इमेज को आप ध्यान रखना, ये इमेज आपको कई सारी जगह गलत देके दी जाएगी। जैसे तहसील को विकास खंड को तहसील के नीचे दे दिया जाए, है ना, कहने के लिए तो वो गलत नहीं रहेगा, लेकिन तहसील और विकास खंड जो है पैरेलल रहती है ना, हमेशा पैरेलल रहेगी, ना कि विकास खंड तहसील के नीचे काम करती है। ये बात आपको अवश्य तौर पर ध्यान रखना है। किसी जिले में उप संभाग बोल दो, आप सब डिवीजन बोल दो, इसको उप विभाग भी बोला जाता है कई सारी जगह, है ना, तहसील भी बोला जा सकता है, और विकास खंड जो है ये सभी के सभी पैरेलल चलते हैं। तो हम जिला स्तर के नीचे के काम करें तो इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। किस प्रकार से, देखो, अगर राजस्व प्रशासन रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो वहां पर जिले के नीचे उप संभाग, सब डिवीजन या तहसील आती है और उसके नीचे राजस्व ग्राम आते हैं। क्लियर? और अगर हम विकास के संदर्भ में बात करें, पंचायती राज के संदर्भ में बात करें, तो उप संभाग और तहसील के पैरेलली क्या हो रहता है, विकास खंड या ब्लॉक रहती है, और फिर उसके नीचे ग्राम पंचायत और फिर ग्राम आ जाते हैं। ये प्रश्न सीधा आपसे पूछा जा सकता है। तो जिला, है ना, जिले के बाद क्या रहती है, तहसील रहती है ना, और तहसील से पैरेलल ही क्या रहती है, विकास खंड रहती है, ना कि नीचे रहती है, एक ही रहती है, बस काम अलग अलग हो जाते हैं। राजस्व प्रशासन के संदर्भ में उप संभाग या तहसील रहती है, और विकास या पंचायती राज के संदर्भ में विकास खंड रहती है। अगर मैं बोलूं कि विकास के संदर्भ में मूल इकाई क्या है, तो विकास खंड होती है, ब्लॉक डेवलपमेंट रहता है, ये याद रखिएगा आप, है ना। और इसी को थोड़ा सा और आसान आपको करने के लिए मैंने यहां पर लिखी हुई है कुछ बात कि उप संभाग या तहसील और विकास खंड समानांतर इकाई है, ना कि ऊपर और नीचे की इकाई।
तहसील के नीचे विकास खंड नहीं होता है। तहसील मुख्य रूप से क्या करेगा, जमीन, लगान, नामांतरण मतलब रेवेन्यू से संबंधित काम करेगा। विकास खंड क्या करेगा, योजनाएं, पंचायत, विकास, डेवलपमेंट से संबंधित काम रहता है। तो इन इकाई के नाम व प्रमुख राज्यों के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इनका उद्देश्य समान है। तो ये मैप आपके लिए बहुत जरूरी है, आपको इसे ध्यान रखना है। अब देखिए, ये मन से नहीं बनाया है मैंने। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 को जब आप पढ़ोगे, जैसे मैंने जब आपको संभाग आयुक्त पढ़ाया था तो 1959 का पढ़कर मैंने आपको पढ़ाया था कि वहां पर कैसे कैसे क्या चीजें हो सकती है। तो मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 में इसे बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है। अब वो पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं आपको दे ही चुका हूं, है ना। मध्य प्रदेश में जिला प्रशासन की संरचना 3 स्तरों पर हो सकती है। कैसे स्तर, तो यहां पर तो अभी हम देख चुके हैं कि तहसील उप संभाग के नीचे राजस्व ग्राम रहते हैं, विकास खंड के नीचे ग्राम पंचायत, फिर ग्राम आ जाते हैं। लेकिन हम जिला स्तर के थोड़ा सा नीचे ही जाए तो हम देख चुके हैं उप विभाग या सब डिवीजन या उप संभाग होंगे, है ना। ये आपको थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं, एक सेकंड। ये आप पहले देखो, जिले के नीचे एक तरफ हो गई उप संभाग, है ना, या फिर हम इसको सब डिवीजन भी बोल सकते हैं, उप विभाग भी बोल सकते हैं, है ना। और इधर तहसील, दोनों समानांतर ही काम करती है। यहां पर सब डिवीजन के अंतर्गत एसडीएम रहता है, इसलिए उसे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बोलते हैं। और यहां पर तहसील के अंतर्गत तहसीलदार होता है, तहसीलदार से नीचे नायब तहसीलदार होते हैं। तो ये कॉमन सेंस है, तो ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। तो 3 स्तर में की बात करें हम, तो देखिए, सामान्य प्रशासन हेतु यह त्रिस्तरीय व्यवस्था है, जबकि विकास कार्यों के लिए प्रशासनिक इकाई क्या होती है, विकास खंड होती है। 1000 करोड़ स्टार आप यहां पर लगा लेना, आपसे अवश्य ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि भैया विकास कार्यों के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट क्या होती है, तो विकास खंड होती है। कुछ और लगाकर मत आना, गलत हो जाएगा। जिला अधिकारी सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत कार्य करता है, 2000 करोड़ स्टार यहां पर लगा लेना। ये प्रश्न आपसे किसी भी समय पूछा जा सकता है, और जब मैंने ये टॉपिक शुरू किया था तभी आपको ये बहुत अच्छे से समझाया था कि किस प्रकार से यहां पर काम होगा। उस पर संभागीय आयुक्त का पर्यवेक्षण होता है। जैसे सबऑर्डिनेट जो अधिकारी होते हैं, डेप्यूटी कलेक्टर, एसडीओ, एसडीएम जितने भी होते हैं, तो उन पर कलेक्टर का सुपरविजन होता है। उसी तरह से कलेक्टर पर किसका सुपरविजन होता है, तो संभाग आयुक्त का होता है, डिविजनल कमिश्नर का होता है। क्योंकि संभाग जो है जिले से बड़ा एक क्या बोल सकते हैं हम, यूनिट बोल सकते हैं, है ना। और समग्र नियंत्रण मुख्य सचिव तथा मुख्यमंत्री का होता है। मतलब कि अधिकारी के तौर पर तो संभाग आयुक्त का सुपरविजन है, लेकिन सभी के मूल रूप से या पूर्ण रूप से देखें तो एक मुख्य सचिव होता है राज्य सरकार का हर राज्य में, और फिर अगर हम बात करें तो ये तो प्रशासनिक रूप से हो गया, लेकिन एक संपूर्ण राज्य के तौर पर फिर मुख्यमंत्री का होता है। तो एक अगर हम इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझे कि ए जो है ये कलेक्टर है, इस पर किसका सुपरविजन होगा, संभाग आयुक्त का, है ना, मुख्य रूप से। लेकिन अगर हम बात करें कि कोई ऐसा काम है जो संभाग आयुक्त भी अब नहीं देख पा रहा है ना, सब मतलब कोई ऐसी काम कर दिया इन्होंने जो नहीं करना चाहिए था, तो अब संभाग आयुक्त के जगह से भी अब वो बात निकल जाएगी और फिर चीफ सेक्रेटरी तक वो बात जाएगी। और अगर चीफ सेक्रेटरी भी वो काम नहीं कर पाया तो फिर मुख्यमंत्री जो है बोल सकते हैं उनको हटाने के लिए, और मुख्यमंत्री ने अगर बोल दिया तो फिर चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से उन्हें हटा दिया जाएगा। तो समग्र नियंत्रण तो चीफ सेक्रेटरी और इनका रहता है। क्लियर है, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। बात करते हैं उप संभाग की, तो थोड़ा सा उप संभाग हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, है ना। उप संभाग जिले की एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक इकाई है। इसका प्रमुख अधिकारी कौन होता है, एसडीओ होता है या फिर एसडीएम होता है ना। सब डिविजनल ऑफिसर या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, डिपेंड करता है कि क्या क्या नाम दिए गए हैं। यह अधिकारी या तो आईएएस हो सकता है या किसी राज्य से प्रशासनिक सेवा के अंतर्गत भी इन्हें बनाया जा सकता है। भूमिका और शक्तियां क्या है, तो एसडीओ को राजस्व, मजिस्ट्रेटी और कार्यकारी शक्तियां प्राप्त होती है। राज्य सरकार का आधिकारिक प्रतिनिधि होता है।
है ना, उप संभाग के सभी विभागों की गतिविधियों की जानकारी रखता है। कलेक्टर और तहसीलदार के बीच प्रशासनिक कड़ी के रूप में कार्य करता है, क्योंकि तहसीलदार जो है तहसील के अंतर्गत है और उप संभाग के अंतर्गत एसडीओ या एसडीएम है। कानून व्यवस्था से जुड़े मामले में जिला मजिस्ट्रेट और स्टेशन हाउस ऑफिसर के बीच सेतु का कार्य कर रहा है। प्रशासन के सभी पहलुओं पर जिला अधिकारी के प्रति उत्तरदायित्व निभाता है। कलेक्टर का मुख्य फील्ड सहायक होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि आज के समय में ट्रेंड है, अच्छा भी है, सही भी है, कुछ लोग गलत भी बोलते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी सोच क्या है। तो आपने देखा होगा कलेक्टर आजकल फील्ड में जाकर सभी चीजें देखते हैं। तो कलेक्टर का मुख्य फील्ड अधिकारी कौन है? एसडीओ या फिर हम एसडीएम बोल सकते हैं, जो कि महत्वपूर्ण है। अब जैसे कलेक्टर पूरे जिले का मुखिया है, तो अब उप संभाग का भी तो एक कोई मुखिया बनाना पड़ेगा ना, तो वो एसडीओ या फिर एसडीएम हो सकता है, हो जाता है। ये प्रश्न याद रखिएगा, ये प्रश्न आ सकता है, बाकी तो आप छोड़ सकते हो, है ना। उप संभाग के की भी कई प्रकार है, जैसे कार्यालय श्रेणी, भ्रमणकारी कैटेगरी। कार्यालय श्रेणी मतलब ऑफिस में ही बैठो, भ्रमणकारी मतलब फील्ड वर्क दिया जाएगा, फील्ड वर्क में आप जाके देखो वहां पर काम कैसा हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या समस्या आ रही है, क्या समस्या का निदान हो सकता है, फिर वो कलेक्टर को जाकर उसकी रिपोर्ट करो, ये सभी चीजें रहती है ना। तहसील की अगर हम बात करें, अब तहसील आप समझ गए हो कि कहां पर कैसी होगी। तहसील शब्द अरबी भाषा से लिया गया है, प्रश्न बिल्कुल आ सकता है ना। किससे बना है? तहसील से, जिसका अर्थ है सरकारी मालगुजारी की वसूली। भारत में तहसील प्रणाली का प्रारंभ ब्रिटिश काल में हुआ था, ये प्रश्न आ सकता है यहाँ पर, इसको मैं सही कर दूंगा, यहाँ पर पूर्ण विराम लगेगा। 1801 में मद्रास की राजस्व नीति लागू करते समय तहसीलदार का पद सृजित किया गया और 1857 के ब्रिटिश शासन अधिनियम में उसकी नियुक्ति को औपचारिक प्रावधान प्रदान किया गया। स्वतंत्रता के बाद भी ये प्रणाली आज भी चलती आ रही है। प्रशासनिक सुविधा के लिए प्रत्येक उप संभाग के अंतर्गत एक से अधिक तहसीलें हो सकती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मध्य प्रदेश में वर्तमान के डेटा के अनुसार बात करूं तो 428 तहसील है। अब आपको मैं यहां पर एक बात क्लियर कर दूं कि ये लेक्चर या जो भी लेक्चर मैंने पढ़ाए हैं पॉलिटी के अंतर्गत, ये 10 साल बाद भी कोई तैयारी करेगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, बस छोटे मोटे परिवर्तन, जैसे 10 साल बाद 428 की जगह 828 तहसील हो सकती है। इसीलिए मैं जो ऐप में आपको पॉलिटी का अलग से कोर्स दूंगा, है ना, सबसे कम कीमत पर बेहतरीन तरीके से, जिसमें आपको सब प्राप्त होगा, तो वहां पर मैं कुछ ऐसे फोल्डर्स बनाऊंगा, जैसे एक में पूरा लेक्चर, उस लेक्चर को देखोगे तो वहीं पर पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन, अलग से एक पीडीएफ का फोल्डर जहां पर हिंदी इंग्लिश पीडीएफ अलग से रहेगी, एक में पीवाईक्यू मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के इतिहास में आज तक पॉलिटी के जितने प्रश्न आए हैं उसका अलग फोल्डर, एक एमसीक्यूज का जो मैं खुद से बनाऊंगा, है ना, फिर एक टेस्ट का फोल्डर जो कि इन्हीं के मिश्रण से आप लाइव एग्जाम जैसा फील करके टेस्ट दे सके, एक अपडेट का लेक्चर रहेगा। अपडेट का लेक्चर मान लो कि 6 महीने बाद ये 428 से 430 तहसील हो गई, तो पूरा तो नहीं पढ़ाऊंगा, तो वो अपडेट में लेक्चर के नाम के साथ अपडेट दे दूंगा, तो आप उसे अपडेट कर देंगे। फिर करेक्शन भी, मतलब कहीं पर कोई करेक्शन हो जाए, है ना, अब ह्यूमन एरर तो हो ही जाता है, कितना भी कुछ कर लो, तो करेक्शन अगर कहीं पर है तो किस लेक्चर में करेक्शन है, तो वो लेक्चर का 1 मिनट का 30 सेकंड का वीडियो बताकर, तो आपको बस अपडेट करना रहेगा। फिर एक फोल्डर आपका सिलेबस डिकोड का रहेगा कि कौन से एग्जाम में क्या सिलेबस है, कॉमन क्या है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सभी अलग अलग फोल्डर आपको हर एक सब्जेक्ट, हर एक कोर्स के मिलते रहेंगे। जैसे ये खत्म हो जाएगा तो दूसरा, तो इस प्रकार से कुछ एक्स्ट्रा करने की आपको आवश्यकता नहीं रहेगी। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सभी सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पर ऐड जरूर हो जाइए, जिससे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैं शॉर्ट्स के माध्यम से, रील्स के माध्यम से, बहुत ही कम शब्दों में कोरिलेशन के माध्यम से कठिन चीजों को याद करवाऊंगा। ऐप को आप इंस्टॉल करके रखिए ताकि कोई भी नया कोर्स आए, कोई भी कुछ नई चीज हो तो वो आपको जरूर पता रखे। अनइंस्टॉल कर दोगे तो फिर समस्या होगी, है ना। तो प्रशासनिक सुविधा के लिए प्रत्येक उप संभाग को तहसील में विभाजित किया जा सकता है, विभाजित नहीं, एक से कई ज्यादा तहसील उसमें हो सकती है। तो ये अंतर आपको शुरुआत में ही मैप से समझना बहुत ज्यादा आवश्यक था, वरना आप कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। मध्य प्रदेश में तहसील प्रशासन कैसा रहेगा, है ना, भूमि राजस्व, भू अभिलेख, दंडाधिकारी कार्य, कोषालय, सामान्य प्रशासन, कलेक्टर द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य। तो मैं आपको शुरुआत
शुरुआत में ही बोल के आया हूं कि किसी जिले के अंतर्गत अगर कलेक्टर मुखिया है तो वो हर जगह तो नहीं जा सकता ना, इसलिए प्रशासनिक इकाई के रूप में उप संभाग, तहसील, ग्राम सब में विभाजित किया गया है और फिर कलेक्टर के माध्यम से उन्हें वो काम दे दिए गए हैं, वो रिपोर्ट करेंगे और वो अपने स्तर की प्रशासनिक इकाई के मुखिया रहेंगे और कलेक्टर को क्या करते रहेंगे, रिपोर्ट करते रहेंगे। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश में तहसील प्रशासन के अंतर्गत ये मुख्य विभाग रहते हैं या मुख्य कार्य रहता है जो तहसीलदार को करना होता है ना। यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो कि आपको याद रखना बहुत आवश्यक है कि तहसील शब्द किस भाषा से आया है, तो अरबी भाषा से। दूसरी बात, तहसीलदार पद का सृजन कब किया गया था, तो 1801 में क्या किया गया था, सृजन किया गया था। और औपचारिक प्रावधान नियुक्ति का कब हुआ, तो वो हुआ 1857 में। ये 3 से 4 बात आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वर्तमान स्थिति की बात करें तो 428 तहसील है मध्य प्रदेश में। ऑथेंटिक सरकारी कोई किताब से देखकर नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेरे नोट्स, ऑथेंटिक वेबसाइट्स, ऑथेंटिक पीडीएफ्स सरकार के द्वारा बनाई गई चीजों का ही उपयोग करके बनाए जाते हैं। इसलिए कठिन से कठिन प्रश्न हमारे नोट्स, हमारे लेक्चर्स में दिख जाते हैं जो कि आम किताबों में नहीं दिखेंगे। इसलिए हमारे लेक्चर से लगभग सब कुछ आ जाता है ना। क्योंकि कोई एग्जाम होती है जैसे एमपीपीएससी, वो किताब थोड़ी लेके आएगा कि फलाना किताब ले लिया उससे बना दिया, नहीं। वो केवल और केवल ऑफिशियल वेबसाइट्स, ऑफिशियल नोट्स, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट या फिर सरकार द्वारा ऑफिशियल किताबें जो है वहीं से चीजों को लेता है ना। राज्य के पुनर्गठन के बाद कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ, ये याद रखने की आवश्यकता नहीं है। तहसीलदार की बात करें तो आपको समझ में आ ही गया होगा, तहसील का सर्वोच्च अधिकारी होता है, राज्य लोक सेवा आयोग से आता है, राजस्व, मजिस्ट्रेट, कार्यकारी तीनों शक्तियां प्राप्त होती है ना। किसके अंतर्गत, तहसील के अंतर्गत। और ये मुख्य जो कलेक्टर है ये मुख्य सहायक होता है किस यूनिट के अंतर्गत, तहसील के अंतर्गत, है ना। यह तहसील में राजस्व संग्रहण और कानून व्यवस्था देखता है। बहुत सिंपल सी बात है। तहसीलदार के और कार्य, तो वही कार्य जो एसडीओ एसडीएम के हैं वही कार्य रहेंगे, बस इसका कार्य तहसील प्रशासनिक इकाई के अंतर्गत हो जाएंगे। भू अभिलेख का संधारण, पटवारी और राजस्व निरीक्षक जो रहेंगे उनको देखना, है ना। भूमि का सर्वेक्षण, सीमांकन, नामांतरण करना, भूमि सीमा विवाद, कोई उत्तराधिकार हस्तांतरण, मुआवजा संबंधी कोई विवाद हो रहा है, सरकारी संपत्तियों की रक्षा करना, स्थानीय निकायों के शक्तियों का उपयोग। तहसील को लघु जिला कहा जाता है क्योंकि यह सीधे ग्रामीण जनता से जुड़ी इकाई है। 1000 करोड़ यहाँ पर लगा लेना। अब आप देख रहे होंगे कि काम तो लगभग एक ही है सबके, बस अपने अपने स्तर पर है और उस स्तर पर अधिकारी चेंज होते जा रहे हैं। बाकी तो सब कॉमन सेंस ही है, इसलिए जहां पर कार्य दिए हैं वो कॉमन सेंस से याद रखो। ये प्रश्न आ सकता है, निम्न में से किस प्रशासनिक इकाई को लघु जिला कहा जाता है, तो तहसील को कहा जाता है। ये बहुत 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 महत्वपूर्ण बात है। संभाग तो नामो निशान नहीं रहेगा क्योंकि संभाग तो जिले से ऊपर है ना, तो ध्यान रखिएगा। बात करते हैं सर्कल या हल्के की, रेवेन्यू सर्कल या कानूनगो सर्कल। ये कानूनगो सर्कल तो बहुत ही कम चलता है, लेकिन राजस्व ग्राम जो है ये थोड़े से चलते हैं, है ना। तो अब हम तहसील से थोड़ा सा और नीचे जा रहे हैं। प्रत्येक तहसील को राजस्व प्रशासन के उद्देश्य से कई विभागों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे सर्कल या हल्का। यह अधिकारी पटवारियों के कार्यों की निगरानी करते हैं। अच्छा, ये यहां पर आएगा। इसका प्रमुख अधिकारी कानूनगो या सर्कल इंस्पेक्टर होता है। मतलब तहसील को जब इसमें विभाजित किया तो वहां पर ये आ जाते हैं सर्कल इंस्पेक्टर या कानूनगो। ये नाम तो आजकल बिल्कुल भी नहीं चलता है ना। ये क्या करते हैं, पटवारियों के कार्यों का निगरानी करते हैं और अपने क्षेत्र के भूमि रिकॉर्ड वही सभी काम कर रहे हैं लेकिन छोटे स्तर पर। इसे राजस्व प्रशासन की प्रमुख कड़ी कहा जाता है। किसे, सर्कल या गांव को, है ना। कौन सा सर्कल या हल्का, रेवेन्यू सर्कल की बात हम कर रहे हैं। अब देखो, कलेक्टर सबसे बड़ा प्रमुख राजस्व अधिकारी हो गया, है ना, लेकिन सबसे नीचे पटवारी आ रहा है क्योंकि ग्रामीण स्तर पर अगर हम बात करें फील्ड वर्क के रूप में राजस्व से संबंधित कार्य कोई कर रहा है तो पटवारी, है ना। चलिए आगे बात करें तो पटवारी के बारे में भी कुछ बातें हैं अपन देखेंगे। विकास खंड की बात करें तो भारत ने एक कल्याणकारी राज्य के रूप में विकास प्रशासन क्या किया है,
अपनाया है। मध्य प्रदेश की लगभग 73.5% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, इसलिए ग्रामीण विकास प्रशासन का मुख्य उद्देश्य, ये प्रश्न आ चुका है एग्जाम में, है ना। उद्देश्य और कार्य क्या है, तो विकास कार्यों की को गति देने के लिए विकास खंड स्थापित किए गए हैं। यह योजनाओं, नीति और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का मुख्य अभिकरण है। मध्य प्रदेश में वर्तमान में 313 विकास खंड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आ चुका है और ये तो अभी अभी लेटेस्ट ही आया है। 89 आदिवासी विकास खंड, जिसको ट्राइब्स के अंतर्गत मैं पढ़ा चुका हूं कि किस जिले में कितनी और कहा, बहुत महत्वपूर्ण है, कठिन प्रश्न आते हैं यहां से, है ना। तो 313 विकास खंड, 428 तहसील, 313 विकास खंड, 89 उसमें आदिवासी विकास खंड, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। प्रमुख अधिकारी कौन हो सकते हैं इसमें, तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिसको हम सीईओ बोलते हैं जनपद पंचायत का, विकास खंड अधिकारी बीडीओ बोलते हैं, विकास खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ बोलते हैं। विकास खंड के स्तर पर याद रखिएगा विकास की मुख्य प्रशासनिक इकाई कौन सी होगी, तो वो हो जाएगी हमारी ब्लॉक डेवलपमेंट। वास्तव में विकास खंड अक्सर तहसील के समान स्तर या उसका नीचे का माना जाता है, लेकिन यह पूरी तरह राजस्व प्रशासन की इकाई नहीं बल्कि विकास या ग्रामीण विकास की इकाई है, जो कि मैं शुरुआत के मैप में ही आपको यह समझा चुका हूं ताकि कोई कंफ्यूजन आपको ना रहे। ठीक है, जिले की तरह विकास खंड भी विकास प्रशासन की मूल इकाई है। विकास खंड प्रणाली की शुरुआत, ये 1000 करोड़ स्टार लगा लेना, महिला सुपरवाइजर में ये प्रश्न आ चुका है। विकास खंड प्रणाली की शुरुआत कब हुई, तो 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। पंचायत जब पढ़ेंगे वहां पर इसको बहुत अच्छे से देखेंगे, तब इसकी शुरुआत हुई थी और 1956 में इसे औपचारिक रूप से लागू किया गया। ये दोनों प्रश्न यहां से महत्वपूर्ण बनते हैं। ठीक, बात करते हैं विकास खंड अधिकारी, जिसको बीडीओ बोलते हैं। यह अधिकारी राज्य सेवा की तृतीय श्रेणी का सदस्य होता है ना। सभी विकास योजनाओं का नियंत्रण, पर्यवेक्षण और समन्वय करता है किस स्तर पर, विकास खंड स्तर पर। मुख्य कार्य तो वही सब काम है, बस विकास खंड के स्तर पर, लेकिन ये विकास के डेवलपमेंट के संदर्भ में हो जाएगा। विकास योजनाओं की तैयारी, क्रियान्वयन और पर्यवेक्षण करना, जनपद पंचायत के विकास संबंधी मामलों में सलाह देना, जिला विकास अधिकारी को प्रतिवेदन देना, सब वही काम है जो कि एक नॉर्मल अधिकारी करता है। इसलिए बहुत ज्यादा आपको पढ़ने की इसको आवश्यकता नहीं है, बस रीड कर लेना। बीडीओ प्रशासन का विकासात्मक और लोक कल्याणकारी वाहक है, प्रश्न आ सकता है, ध्यान रखिएगा। वह जनता और सरकार के बीच सेतु का कार्य करता है ताकि अपने क्षेत्र के सर्वांगीण विकास हो सके। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, विकास खंड स्तर पर, इसलिए ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बीडीओ बोलते हैं, है ना। लास्ट में हम बात करते हैं किसकी, ग्राम की और पटवारी के संदर्भ में, और यहां पर टॉपिक खत्म हो जाएगा। ग्राम तो भारत में प्रशासनिक और वित्तीय दृष्टि से सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो ग्राम है। ये प्रश्न बिल्कुल आ चुका है और आगे भी आ सकता है। ग्राम स्तर पर शासन की मूल इकाई क्या है, ग्राम पंचायत है, तथा राजस्व इकाई पटवारी हल्का होता है ना। तो पंचायत पढ़ेंगे जब, यहाँ पर आपको ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम सभा, सब चीजें वहां पर पढ़ना ही है। पटवारी या लेखापाल गांव का लेखाकार होता है जो भूमि रिकॉर्ड और राजस्व वसूली का कार्य करता है। मतलब जो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, कलेक्टर सबसे बड़ा मुखिया राजस्व के संदर्भ में और पटवारी सबसे निचले स्तर पर लेकिन सबसे प्रमुख। इसीलिए एस खेड़ा जो है ये बोलते हैं पटवारी को जिले के राजस्व प्रशासन का आधार कहा जाता है, बेस कहा जाता है, क्योंकि शुरुआत तो यही से होगी और फिर कलेक्टर तक बात पहुंचेगी। जैसे अभी आपने न्यूज सुनी ही होगी, है ना, ग्वालियर में पटवारी ने कोई उल्टा काम किया नाली वाली के संदर्भ में, तो कलेक्टर ने सबके सामने ही उनको सस्पेंड और नौकरी से हटाने की बात तक कह दी, है ना। तो आधार तो यही है, क्योंकि हर जनता छोटे से काम के लिए कलेक्टर के पास तो नहीं जाएगी, उसको शुरुआत तो अपनी चीजों के लिए पटवारी के पास ही करना पड़ेगी, है ना। तो इसीलिए पटवारी को क्या बोला जाता है, जिले के राजस्व प्रशासन का आधार कहा जाता है। और इस तरीके से ये टॉपिक होता है पूर्ण रूप से समाप्त। मैंने आपको शुरुआत से लेकर अंत तक ये बताया कहां से प्रश्न आ सकता है, कैसे प्रश्न आ सकता है, कौन सा आपको केवल रीड करना है, कौन से प्रश्न आ चुके हैं A to Z। इसके अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता नहीं है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हमारे सभी सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पर आप जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।